तात्सुया का जन्म योत्सुबा परिवार में हुआ था, जो कि जापान का एक काफी अमीर परिवार था। लेकिन तात्सुया के पास जन्म से ही कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं थी, जो कि उसके परिवार के लिए काफी ज्यादा शर्म की बात थी। इसी वजह से उसकी खुद की मॉम ने उसे काफी ज्यादा दर्द दिया और उसके साथ काफी सारी सर्जरीज करी ताकि आर्टिफिशियली उसके अंदर थोड़ा मैजिक डाला जाए। लेकिन सारी सर्जरीज फेल हो गई और इतना दर्द सहने के बाद तात्सुया ने अपने सारे के सारे इमोशंस खो दिए और अब उसे गुस्सा, नफरत, प्यार कुछ भी महसूस नहीं होता। वो बिल्कुल पत्थर की तरह बन चुका है। लेकिन उसके कुछ समय बाद वो एक काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक को डिस्कवर कर लेता है, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड को तबाह करने जितनी ताकत थी और साथ ही साथ वो मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर सकता था। लेकिन ये सारी पावर्स उसने अपनी फैमिली से छुपा के रखी और उसकी फैमिली उसे बिल्कुल नकारा समझती थी। इसी वजह से उसे उसकी बहन का बॉडीगार्ड बना दिया। आगे क्या होने वाला है हर चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना यार, काफी ज्यादा खुशी मिलती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि तात्सुया की बहन और उसकी मॉम सभी अमीर लोगों की तरह बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन जो तात्सुया होता है वो सभी नॉर्मल लोगों के बीच इकोनॉमी क्लास में होता है। उसके बाद हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तात्सुया उनके सारे बैगेजेस को कैरी कर रहा था। तभी उसकी बहन पीछे मुड़ के देखती है और उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें इससे फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है और वैसे भी ये तुम्हारा गार्ड है और भले ही खून के रिश्ते से तुम्हारा भाई लगता हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक नौकर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं और तुम इसकी मालकिन हो। तभी मियुकी वापस से पीछे मुड़ती है और तात्सुया से कहती है कि मुझे घूरना बंद करो। तात्सुया तभी वहाँ पे रुक जाता है और सर झुका के उससे माफी मांगता है। उसके बाद वो अपने घर आते हैं, जहाँ पे अनुमी उनका स्वागत करती है, जो कि घर की मेड है, और मियुकी अपने भाई तात्सुया से अपने सारे सामान को उठवाती है। फिर जब मियुकी अपनी मॉम से बाहर जाने की परमिशन मांगती है तो उसे तात्सुया के साथ जाने के लिए कहती है। और मियुकी जहाँ पे भी जाती थी तात्सुया उससे कुछ कदमों की दूरी पे रहता था, क्योंकि मियुकी हमेशा तात्सुया को एक नौकर की नजरों से देखती थी। और जब मियुकी कुछ लोगों से टकराने वाली होती है तभी तात्सुया उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो लोग फिर भी जानबूझ के उसे टक्कर मारते हैं। और जब वो 3 रिटायर्ड ऑफिसर उनकी तरफ गंभीरता से आगे बढ़ते हैं तो तात्सुया मियुकी हेल्प करने के लिए आगे आता है और प्यार से उन ऑफिसर से वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन उनकी तरफ देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो लोग पीछे हटने वाले थे। तभी उनमें से एक तात्सुया को पंच मारता है, लेकिन तात्सुया उसे रोक लेता है। मियुकी को ऐसा लगता है कि उसने जादू का इस्तेमाल किया और तात्सुया उन लोगों को एक वार्निंग देता है। लेकिन जैसे ही वो लोग उसके ऊपर वापस से हमला करते हैं तभी तात्सुया उसके जोर से पंच मारता है और मियुकी को लेके वहां से भाग जाता है। तभी मियुकी सोचती है कि तात्सुया के पास ये वाली स्किल कहाँ से आई और वो लोग विला में वापस आ जाते हैं। फिर मियुकी सारी बात इनामी से बताती है। ये बात सुन के इनामी तात्सुया की तारीफ करती है, लेकिन तात्सुया की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में बताया जाता है कि मिया की तबीयत सही नहीं है और मियुकी उनके लीडर की पार्टी में जा रही है और वो थोड़ा सा परेशान भी दिख रही थी। इसी वजह से हिनामी उसे चेयर अप करती है, जिससे उसकी इमेज के ऊपर फर्क ना पड़े। और हिनामी को तात्सुया के लिए बुरा लगता है, क्योंकि उसके पास मैजिकल पावर्स ना होने की वजह से उसे एक बॉडीगार्ड बन के रहना पड़ता है। उसके बाद तात्सुया और मियुकी पार्टी के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे मियुकी मित्सुगु नाम के एक लड़के को कांग्रेचुलेशंस बोलती है, जो कि उसे उसके कजन से मिलाता है। और बॉडीगार्ड होने के कारण तात्सुया अपनी पोजीशन ले लेता है। फिर मियुकी की कजन तात्सुया से मिलने आती है तो मियुकी उसके चेहरे पे एक स्माइल नोटिस करती है, जिसे देख के वो थोड़ा जेलस भी फील करती है। तभी मित्सुगु तात्सुया को उन बच्चों की शरारत से बचाने आता है, लेकिन असलियत में वो अपने बच्चों को तात्सुया से दूर रखना चाहता था, जिसे मियुकी नोटिस कर लेती है। वो सभी तात्सुया को एक प्रोटेक्ट करने वाला खिलौना समझ रहे थे। मियुकी कहती है कि तात्सुया ने ना ही मुझे कभी एक बहन की तरह ट्रीट किया है और ना ही कभी मेरी फिक्र की है, वो बस अपनी ड्यूटी पूरी करता है। तात्सुया सिचुएशन को संभालने के लिए कहता है कि मेरा राउंड लगाने का समय हो चुका है। अगले दिन फैमिली मेंबर्स एक यॉट पे टाइम स्पेंड करने का फैसला करते हैं। जब कोई उन्हें स्विमिंग करने का सुझाव देता है तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे पैसों में तैरने की आदत है, पानी में नहीं। फिर सभी लोग फोटोज क्लिक करने लगते हैं और जाहिर सी बात है कि तात्सुया अपनी मॉम की परमिशन के बिना उन लोगों का साथ नहीं दे सकता था। उसके बाद वो राजी हो जाती है और मियुकी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। और जब वो लोग फोटो ले रहे थे तभी उनकी यॉट पे एक सबमरीन टकरा जाती है। मियुकी और होनामी अपने कार्ड्स को निकालते हैं, जो कि उनका जादू करने में उनकी मदद करता है। मियुकी देखती है कि तात्सुया के हाथ बिल्कुल खाली हैं और उसे देख के वो उसे यूजलेस समझती है। और अचानक उनकी नजर 2 टॉर्पेडो की परछाई पे पड़ती है और उसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उनमें से किसी का भी जादू उसका मुकाबला करने के लायक नहीं था। तभी तात्सुया अपना हाथ उनकी तरफ करता है और एक स्पेल बोल के उन्हें डिसमेंटल कर देता है। मियुकी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कैसे किया। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि तात्सुया ने एकदम एडवांस मैजिक का इस्तेमाल कुछ ही सेकंड्स में कर दिया था। वो सोच में पड़ जाती है कि मेरा भाई सच में इतना शक्तिशाली है। उस शाम विला में कजामा आता है, जो कि पास के मिलिट्री का कैप्टन है। और जब सभी लोग उसे बाहर विदा करने आते हैं तो उन्हें बाहर एक ऑफिसर मिलता है, जिस ऑफिसर ने तात्सुया के ऊपर हमला किया था। जब कजामा को ये बात पता लगती है तो वो उस ऑफिसर से माफी मांगने के लिए कहता है। तात्सुया मियुकी के कहने पे उस ऑफिसर को माफ भी कर देता है। जाते वक्त कजामा तात्सुया को यूनिट बेस के अंदर इनवाइट करता है। अगले दिन तात्सुया की मॉम एक वार्म स्पेशल पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और उसे यूनिट बेस जाने का ऑर्डर देती है। तब मियुकी भी कहती है कि मैं अभी इसके साथ जाऊंगी, ताकि मैं अपने बॉडीगार्ड के स्किल्स को अच्छे से समझ सकूं। उनकी मॉम इस बात के लिए राजी तो हो जाती है, लेकिन वो उन दोनों से कहती है कि बाहर तुम लोगों को भाई बहनों जैसा बिहेव करना पड़ेगा। और वो तात्सुया से कहती है कि तुम मियुकी का नाम लेके उसे बुलाओगे। जब वो लोग बेस पे जाते
जाते हैं तो वहाँ पे सनाडा नाम का एक आदमी उनका वेलकम करता है। फिर वो उन्हें ट्रेनिंग जोन की तरफ लेके जाता है जहाँ पे सभी के सभी लोग कजामा की निगरानी में बेसिक मैजिक कर रहे होते हैं। जब कजामा तात्सुया को देखता है तो वो उसे इनवाइट करता है। तात्सुया का पहला ओपोनेंट एक नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन है और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है वो बॉक्सर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन तात्सुया बड़ी आसानी से सभी को डॉज कर देता है और उसके एक पंच मारता है और वो बॉक्सर एक ही पंच में नीचे बैठ जाता है। उसके बाद वो एक ब्लैक बेल्ट से लड़ता है, लेकिन तात्सुया के स्किल्स को देख के सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। आखिर में तात्सुया अपने ओपोनेंट को फ्लोर पे पटक देता है और एक छोटे से बच्चे को अपने सोल्जर्स को हराता देख कजामा को थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए वो उसे एक आखिरी बार चैलेंज करता है और तब वहाँ जोसेफ आता है जिसे तात्सुया ने सबसे पहले पीटा था और वो तात्सुया से उसे लड़ने का एक और मौका मांगता है, जिसपे तात्सुया तैयार हो जाता है। लेकिन मियुकी को थोड़ी सी चिंता हो रही थी और इस मैच के अंदर सोल्जर्स को जीतने के लिए मैजिक का यूज करना ही होगा। मियुकी को इस बात पे ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन तात्सुया कहता है कि जादू करना तो एक जादूगर का अधिकार है। तात्सुया अपनी एबिलिटी और मैजिक स्किल से जोसेफ को उसी वक्त नीचे गिरा देता है और अब वो काफी शर्मिंदा होते हैं कि वो एक 13 साल के बच्चे से हार गए। लेकिन उन्हें ये बात काफी ज्यादा पसंद आती है कि तात्सुया ने ग्राम डेमोलिशन स्पेल का यूज किया, जो कि एस रैंक का स्पेल है। उसके बाद कजामा दो लोगों को तात्सुया ने जो स्पेल यूज किया था उसे सिखाने के लिए बोलता है और सनाडा कहता है कि वो हमारे कार्ड भी देख सकता है जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसमें तात्सुया काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। कुछ दिन बाद मियुकी नोटिस करती है कि तात्सुया रात दिन अपने कार्ड पे ही काम कर रहा है, वो भी अपनी हेल्थ की परवाह किए बिना। उसके बाद एक अलार्म बजता है जो कि नेशनल डिफेंस फोर्स की तरफ से था और ये अनाउंसमेंट की जाती है कि एक पेट्रोल बोट के ऊपर एक अनजान सबमरीन ने हमला कर दिया है, जिससे उसके अंदर आग लग चुकी है और हम आप सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग अपने घर के अंदर ही रहे। तभी वहाँ तात्सुया आता है, वो बताता है कि कजामा ने उन्हें बेस के अंदर एक शेल्टर ऑफर किया है और फिर फोन भी बजने लगता है। नामी मिया को बताती है कि उसके सिस्टर का कॉल आया है। उसकी बहन माया उसे सलाह देती है कि वो बेस पे चली जाए। मिया तात्सुया से कहती है कि वो कजामा से ट्रांसपोर्टेशन की बात करे। बेस पे पहुंचने के बाद जोसेफ उस पूरी फैमिली को एक रूम के अंदर लेके जाता है और जब तक शेल्टर को रहने लायक नहीं बनाया जाता उन लोगों को वहीं पे रहना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें कुछ गोलियों की आवाज आने लगती है तो तात्सुया अपने मैजिक स्पेल का यूज करके वहाँ पे छानबीन करना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ से पता लगता है कि वो पूरा का पूरा एरिया शील्डेड है और इसी वजह से वो बाहर हो रही चीजों को नहीं देख सकता। मिया तात्सुया को बाहर भेजती है ताकि वो बाहर की खबर ले सके, लेकिन तात्सुया को डर था कि अगर वो बाहर जाएगा तो उसे कुछ हो ना जाए, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मियुकी की रक्षा कौन करेगा। इस बात पे उसकी मॉम उसके ऊपर जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसने उसकी बहन का नाम लेके उसे बुलाया था। इस वजह से तात्सुया को उनके सामने झुक के उनसे माफी मांगनी पड़ती है और वो ये भी कहती है कि तुम्हें हमारे मामलों में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ वही करोगे जो तुम्हें ऑर्डर किया जाए। जिसके बाद मजबूरन तात्सुया को बाहर आना पड़ता है, जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे बेस के लोग दुश्मनों से लड़ रहे हैं और उनके साथ कुछ घुसपैठिए भी हैं। फिर एक किंजो नाम का सोल्जर अपने 3 साथियों के साथ अंदर आता है और वो सभी नागरिकों से वादा करता है कि वो उन सभी लोगों को एक सुरक्षित जगह पे पहुंचा देगा। होनामी कहती है कि अभी हमारा एक साथी बाहर है। उसकी मॉम कहती है तब तक आप लोग बाकी फैमिलीज को ले जा सकते हैं। ये बात सुन के होनामी को लगता है कि तात्सुया की मॉम ने पहली बार उसके लिए थोड़ी सी चिंता जाहिर की है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी मॉम कहती है कि मुझे तात्सुया की चिंता नहीं है, पर मुझे लगता है कि हमें इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और वो बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि जैसे ही जोसेफ वहाँ पे आता है वो लोग उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, मतलब वो लोग बहरूपिये थे। फिर होनामी मिया और मिजुकी को बचाने के लिए एक स्पेल कास्ट करती है, लेकिन वो घुसपैठिए भी अपने मैजिक से उनके शील्ड को नाकामयाब कर देते हैं। उसके बाद जोसेफ और किंजो के बीच में बहस शुरू हो जाती है। मियुकी के ऊपर सरप्राइजिंग मैजिक का काफी ज्यादा असर हो रहा था, तभी वो खड़ी होती है और एक पर्सन के ऊपर एक स्पेल करती है जिससे वो जम जाता है। ये चीज देख के किंजो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके ऊपर अंधाधुंध फायर कर देता है और वो सारी गोलियां उनके जाके लग भी जाती है। तभी वहाँ पे तात्सुया आ जाता है और जिस कार्ड के ऊपर वो इतने समय से काम कर रहा था उसके इस्तेमाल से उन सभी दुश्मनों को हरा देता है। और जब वो मियुकी की हालत को देखता है तो उसे काफी ज्यादा चिंता होती है। वो उसके ऊपर हाथ रख के उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो मर चुकी थी। तभी तात्सुया जोर से चिल्लाता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और एक यूनिक मैजिक स्पेल बोलता है। बेहोशी की हालत में मियुकी खुद को एक शांत और ठंडी जगह पे पाती है जहाँ उसे तात्सुया के पुकारने की आवाज भी आ रही थी। उसे लगता है कि शायद से उसके मरने से तात्सुया काफी परेशान है। ये देख के उसे काफी रिग्रेट भी हो रहा होता है क्योंकि बचपन से उसने तात्सुया के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया। वो उससे माफी तो मांगना चाहती थी, लेकिन अब उन सब चीजों के लिए काफी देर हो चुकी है। तभी आसमान में से एक अजीब सी रिंग दिखाई देने लगती है जो कि तात्सुया का मैजिक था और उस मैजिक से मियुकी के शरीर के जो डैमेज पार्ट्स होते हैं वो सही होने लग जाते हैं और जैसे ही मियुकी जिंदा होती है वो अपने भाई को गले लगा लेती है। उसके बाद तात्सुया अपनी मरी हुई मॉम को देखता है और वो अपने मैजिक से उन्हें भी हील करने लग जाता है। मियुकी ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि तात्सुया के मैजिक से ना ही सिर्फ उनके शरीर के घाव हील हो रहे हैं, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी हील हो रहे हैं। फिर तात्सुया होनामी के पास जाता है और उसे भी हील करने लग जाता है। होनामी कहती है कि मुझे तो गोली लगी थी। मियुकी कहती है इसके लिए तुम्हें तात्सुया को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि ये सब उसी ने किया है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी मॉम को, जिसे तात्सुया ने हील तो कर दिया था लेकिन वो अभी तक बेहोश थी, इसी वजह से वो डॉक्टर की मदद ले रहे होते हैं। कजामा तात्सुया से हमले के लिए माफी मांगता है, लेकिन तात्सुया उसके पीछे का रीजन जानना चाहता था। कजामा बताता है कि उनका टारगेट दूसरी फैमिली
थी, लेकिन दुश्मनों ने किसी को भी नहीं बख्शा। कजामा बताता है कि दुश्मन पानी के नीचे से कंट्रोल कर रहे हैं और सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए तात्सुया अपनी फैमिली के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित शेल्टर की मांग करता है और साथ में वो ये भी कहता है कि हमें कुछ हथियार भी दिए जाएं। कजामा के पूछने पे वो कहता है कि मैं उनसे मेरी बहन को मारने का बदला जरूर लूंगा। कजामा कहता है लेकिन हम लोग आम जनता को हथियार प्रोवाइड नहीं कर सकते और वैसे भी हम चाहते हैं कि एनिमी हमें सरेंडर कर दे। तात्सुया कहता है कि मैं उन्हें सरेंडर करने का मौका ही नहीं दूंगा। कजामा कहता है ठीक है, हम लोग तुम्हें आर्मी के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन तात्सुया कहता है कि नहीं, मैं आर्मी के ऑर्डर्स नहीं मानूंगा, मैं अपने तरीके से लड़ाई करूंगा, लेकिन क्योंकि हम दोनों का एनिमी एक ही रहेगा इसलिए हम लोग मिलकर लड़ेंगे। और कजामा भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी मियुकी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज मत जाओ, वहाँ पे तुम्हारी जान का खतरा हो सकता है। तात्सुया कहता है कि नहीं, मैं उनसे बदला लेके ही रहूंगा क्योंकि उन्होंने तुम्हें हर्ट जो किया है, और वैसे भी मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज है जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती है, जो कि हो तुम, और उन्होंने मेरी सबसे प्यारी चीज को चोट पहुंचाई है। इसी वजह से जब तक मैं उनसे बदला नहीं ले लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद वो मियुकी से वादा करता है कि तुम चिंता मत करो, मैं वापस जरूर आऊंगा और मेरे पास जो पावर्स है उनसे मैं बड़ी आसानी से उन्हें हरा सकता हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उनकी फैमिली तात्सुया और पूरी मिलिट्री को दुश्मनों से लड़ते हुए देखते हैं। हानुमी कहती है कि लड़ाई एक बुरे सपने की तरह होती है और जो तात्सुया होता है वो अपने मैजिक से सभी दुश्मनों को काफी अच्छे से मजा चखा रहा होता है और दुश्मनों की हालत ये चीज देख के काफी ज्यादा खराब हो रही होती है कि तात्सुया उन्हें तो मार ही रहा है लेकिन साथ ही साथ वो अपने सोल्जर्स को भी जिंदा कर दे रहा है। उसके बाद मियुकी अपनी मॉम से पूछती है कि आखिरकार मेरे भाई ने ये क्यों कहा कि मैं ही वो चीज हूँ जो कि उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती है। उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें इसका आंसर दूंगी, लेकिन सबसे पहले तुम तात्सुया को अपना भाई कहना बंद करो। मियुकी कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, अभी उन्होंने ही हमारी जान बचाई है। उसकी मॉम कहती है कि हाँ, क्योंकि एक वही चीज है जो कि वो कर सकता है। तात्सुया बचपन से ही एक डिफेक्टिव मैजिशियन था। मैजिक वो चीज होती है जो कि किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन को रीड करके उसे बिल्कुल किसी और चीज में कन्वर्ट कर दे, लेकिन तात्सुया के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तात्सुया किसी भी बॉडी की इन्फॉर्मेशन को डीकम्पोज करके उसे वापस से रीअसेंबल कर सकता था और इसी पावर का यूज करके उसने हमारी बॉडीज को रीअसेंबल किया और हमें जिंदा कर दिया। लेकिन हम इसे मैजिक नहीं कह सकते, इसी वजह से वो एक डिफेक्टिव मैजिशियन था और मैंने उसे ठीक करने के लिए उसके साथ काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए ताकि आर्टिफिशियली उसके अंदर थोड़ा सा मैजिक डाला जाए, क्योंकि योत्सुबा परिवार अपने मैजिक के लिए जाना जाता है और तात्सुया बिना मैजिक के योत्सुबा परिवार का मेंबर नहीं रह सकता था। और तात्सुया के अंदर जो आर्टिफिशियल मैजिक डाला गया था वो किसी के भी नेचुरल मैजिक से काफी ज्यादा कमजोर था। इसी वजह से मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से तात्सुया ने अपनी सारी फीलिंग्स और सारे इमोशंस खो दिए। और तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए था ना, तो उसका आंसर यही है कि भले ही तात्सुया ने अपने सारे इमोशंस खो दिए, लेकिन एक इमोशन उसके अंदर अभी भी था, जो कि था उसकी बहन के लिए उसका प्यार। और ये बात सुन के मियुकी रोने लग जाती है और वो कहती है कि आज तक मेरे भाई ने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, क्या मैं कभी भी उसे रीपे कर पाऊंगी, और अब तो मेरी जिंदगी भी उसी की दी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं दुश्मनों की सबमरीन को जो कि उन्हीं की तरफ आ रही थी। तभी तात्सुया उनकी तरफ अपनी गन पॉइंट करता है और उसके अंदर से काफी बड़ी गन निकलती है जो कि उसने खुद ही बनाई थी। तभी होनामी तात्सुया की मॉम से वहाँ पे जाने की परमिशन लेती है और उसकी मॉम भी उसे हाँ कर देती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिरकार तात्सुया का प्लान क्या है। उसके बाद तात्सुया अपने साथियों से कहता है कि मैं यहाँ पे संभाल लूंगा और तुम लोग वापस से बेस पे जाओ, लेकिन उसके साथी कहते हैं अगर हम जाएंगे तो तुम भी हमारे साथ चलोगे। लेकिन तात्सुया कहता है कि नहीं, जब तक मैं एनिमीज को खत्म नहीं कर देता तब तक बेस सुरक्षित नहीं है। उसके साथी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे, भले ही हमारी जान क्यों न चली जाए। तभी तात्सुया उन सबमरीन की तरफ फायर करता है और उन सबमरीन के अंदर से भी काफी सारी फायरिंग होने लगती है, लेकिन तात्सुया के साथ ही उसी वक्त वहाँ पे एक शील्ड बना लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। उसके बाद वो सबमरीन काफी बड़ी बड़ी मिसाइल्स फायर करती है। तभी वहाँ पे होनामी आ जाती है और वो एक शील्ड बना के सभी लोगों को बचा लेती है। और यहाँ पे जो तात्सुया होता है उसकी सारी कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो चुकी थी और वो उनके ऊपर फायर कर देता है और बोलता है मटेरियल बस एक्टिवेट, और वहाँ पे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इधर हम देखते हैं होनामी को जिसने अपनी पावर से काफी बड़ी बड़ी मिसाइल्स को हैंडल किया था और अब उसके शरीर में काफी ज्यादा डैमेज आ चुका था, इस वजह से वो नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ तात्सुया का जो एक्सप्लोजिव होता है उससे काफी बड़ी सुनामी भी आने लगती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं होनामी को जो कि मरने वाली होती है और वो कहती है मैं बस अपनी ड्यूटी को निभाने का एक मौका ढूंढ रही थी ताकि मैं एक इंसान की तरह इस दुनिया से जा सकूं, ना कि एक रोबोट की तरह। और ये सब कुछ वो तात्सुया को इसलिए कह रही होती है ताकि तात्सुया को उससे एक सीख मिले। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि आज तात्सुया की स्कूल सेरेमनी है, लेकिन उसे ऑडिटोरियम में नहीं बुलाया गया। मियुकी उससे कहती है कि तुमने तो एग्जाम में टॉप किया था, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। तात्सुया कहता है कि सिर्फ पेपर वाले एग्जाम दे के वो खुद को मैजिशियन साबित नहीं कर सकता, लेकिन मियुकी चाहती थी कि तात्सुया की स्किल्स को देख के उसे भी बाकी मैजिशियन की तरह सम्मान मिलना चाहिए। तात्सुया को पता था कि वो उसकी काफी चिंता करती है और तात्सुया को भी उसकी उतनी ही चिंता थी। उसके बाद तात्सुया नेशनल यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हो उसे निहार रहा होता है, जहाँ पे सभी लोग एलाइट मैजिशियन बनने के लिए कदम रखते हैं। तभी सामने से एक लड़की आती है और वो कहती है क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती
सकती हूँ, लेकिन तात्सुया कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। वो लड़की स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट है और उसका नाम मियामी सागुसा है। तात्सुया उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो ऑडिटोरियम में जाके बैठता है तब उसके पास एक लड़की आके बैठती है जो अपना नाम मित्सुकी शिबाता बताती है और उसकी दोस्त का नाम एरिका होता है। जिसके बाद सेरेमनी शुरू हो जाती है और स्टेज पे मियुकी को बुलाया जाता है और वो कहती है मैं नेशनल यूनिवर्सिटी का हिस्सा होने के लिए काफी शुक्रगुजार हूँ। कुछ देर बाद मिजुकी तात्सुया से पूछती है क्या मियुकी तुम्हारी सगी बहन है, क्योंकि तुम दोनों का ऑरा काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तात्सुया उसके लोगों को पहचानने की स्किल्स की काफी तारीफ करता है, लेकिन मनी मन वो सोच रहा था कहीं मिजुकी हमारे सीक्रेट्स को जान न ले। तभी वहाँ पे मियुकी भी आ जाती है और तात्सुया उसे अपने नए दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट मायूमी भी आ जाती है और वो तात्सुया को खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जब मियुकी तात्सुया के लिए कॉफी बना रही होती है तो तात्सुया उससे पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो। मियुकी कहती है कि मुझे प्रिंसिपल का वेलकम कॉल आया था, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे लिए एक वेलकम ईमेल तक नहीं किया और ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। तात्सुया उसे समझाता है और कहता है कि तुम इन सब चीजों पे इतना ध्यान मत दो और इन्हें इग्नोर करो। उसके बाद वो लोग एक टेंपल जाते हैं जहाँ पे तात्सुया के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, लेकिन तात्सुया उनसे काफी अच्छी फाइट करता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मियुकी को जो कि मिस्टर याकुमो से, जो कि एक शिनोबी है, उनसे बातें कर रही होती है। मिस्टर याकुमो कहते हैं तुमने पहली बार हाई स्कूल ड्रेस पहनी है ना। मियुकी कहती है हाँ, हमारी सेरेमनी कल ही हुई है। उसके बाद याकुमो काफी अजीब सी बातें कर रहे होते हैं जिससे मियुकी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही होती है। तभी पीछे से तात्सुया उनके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि आप उसे काफी ज्यादा डरा रहे हैं और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन जो याकुमो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और एंड में तात्सुया काफी ज्यादा थक के नीचे लेट जाता है। उसके बाद मियुकी उसके पास आती है और पूछती है तुम ठीक तो हो ना। तात्सुया कहता है हाँ, लेकिन तुम्हारे कपड़े काफी ज्यादा गंदे हो चुके हैं। उसके बाद मियुकी अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और दोनों के कपड़े सही कर देती है। फिर वो कहती है तुम्हें भूख लग रही होगी और वो मिस्टर याकुमो को भी खाना खाने के लिए इन्वाइट करती है। अगले सीन में हम देखते हैं जब स्कूल में तात्सुया रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है तो एक लियो नाम का लड़का उसे बताता है कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करता। लियो तात्सुया से उसके सिग्नेचर मैजिक के बारे में पूछता है, लेकिन तात्सुया कहता है कि मैं एक मैजिक इंजीनियर बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई प्रैक्टिकल स्किल नहीं है। तभी लियो और एरिका में लुक्स के ऊपर बात छिड़ जाती है, लेकिन मिजुकी उन्हें शांत करा देती है। जब वो चारों मिलकर लंच करने जा रहे होते हैं तो उनके बीच में वापस से बहस शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पे मियुकी आती है उन्हें ज्वाइन करने के लिए, लेकिन तभी उसके दोस्त भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए इन वीड लोगों के पास। हमें कोर्स 1 और कोर्स 2 के बीच में एक लाइन मेंटेन करके रखनी चाहिए। कोर्स 1 के स्टूडेंट कोर्स 2 के स्टूडेंट्स को काफी नीचा मानते थे, इसी वजह से लियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जब शाम को सभी लोगों की छुट्टी हो जाती है तो मियुकी के क्लासमेट वापस से आते हैं और वो तात्सुया के सभी दोस्तों का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो लोग चाहते थे कि मियुकी उन लोगों से दूर रहे। लियो कहता है अगर तुम लोग इतने ज्यादा ही सुपीरियर हो तो हमें साबित करके दिखाओ। तभी उनमें से एक लड़का लियो की तरफ अपनी गन तान देता है, लेकिन एरिका उसके सामने आके उसे बचा लेती है। जब वो अपने मैजिक का यूज करके एक दूसरे को मारने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल और डिसिप्लिन कम्युनिटी की हेड मारी वानाबे भी आ जाती है और उन लोगों को रोक देती है। फिर वो सभी लोगों का स्टेटमेंट लेने के लिए उन लोगों को अपने साथ बुलाती है। तभी तात्सुया उनके पास जाता है और उनसे सॉरी कहता है और बोलता है कि यहाँ पे किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चल रही थी, हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। मैंने ये सुना था कि मोरोसाकी फैमिली की जो टेक्निक्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो बस मैं फ्यूचर के रेफरेंस के लिए उन्हें देखना चाहता था। और ये सब बोल के लियो सभी लोगों को बचा लेता है और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में मियुकी मारी से तात्सुया की तरफ से माफी मांगती है। उसके बाद बीच में मायूमी आ जाती है और वो तात्सुया से कहती है स्कूल के रूल्स के हिसाब से तुम किसी भी स्टूडेंट से उसका मैजिक नहीं देख सकते और ये काफी ज्यादा डेंजर भी हो सकता है। मैजिक यूज करने की कुछ सीमाएं होती है। इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अगली बार कोई गलती मत करना। और क्योंकि मायूमी नहीं चाहती थी कि तात्सुया को कोई सजा हो, इसलिए मारी कहती है अगर प्रेसिडेंट ऐसा नहीं चाहती तो मैं भी तुम लोगों को माफ कर देती हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त वो तात्सुया से उसका नाम पूछती है। तात्सुया कहता है मेरा नाम है शिबा तात्सुया, क्लास 1E से। मारी कहती है मैं तुम पे नजर रखूंगी और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मियुकी के क्लास का वो लड़का तात्सुया को अपना नाम शुन मोरासाकी बताता है और वो कहता है मैं मोरासाकी के मेन ग्रुप का मेंबर हूँ, और वो वापस से उसे धमकी देके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मित्सुई होनाका, और वो कहती है जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ और आपने सिचुएशन को काफी अच्छी तरीके से संभाला। उसके बाद वो उसके साथ स्टेशन जाने के लिए पूछती है और जब वो लोग जा रहे होते हैं तब मियुकी उन्हें बताती है कि तात्सुया ही ऐसा है जिसे सीएडी के बारे में थोड़ी नॉलेज है। उसके बाद एरिका तात्सुया से कहती है कि तुम मेरी सीएडी के ऊपर भी थोड़ी नजर डालोगे क्या। तात्सुया कहता है मेरे अंदर अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे यूनिक सीएडी को मॉडिफाई कर पाऊं। अगले दिन प्रेसिडेंट मियामी खुद तात्सुया से मिलने आती है और वो मियुकी को भी हाई करती है। वो मियुकी के साथ लंच पे बैठ के कुछ बातें करना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में इन्वाइट करती है, जहाँ पे सभी ऑफिशियल्स भी उनके साथ लंच करते हैं। उस टेबल पे सुजुने, मारी और अजूसा बैठे होते हैं जो कि किसी न किसी पोस्ट पे होते हैं। उसके बाद मियुकी मारी से पूछती है कि क्या आप अपना लंच खुद ही प्रिपेयर करती हैं। मारी कहती है क्यों, तुम सरप्राइज हुई क्या। तात्सुया कहता है नहीं, तुम्हारे हाथों की चोटों को देख के पता लगाया जा सकता है कि
तुम कितना ज्यादा कुक करती हो। उसके बाद मियुकी तात्सुया से कहती है कि क्यों ना हम लोग भी कल से अपना लंच लेके आए। तात्सुया कहता है आइडिया बुरा नहीं है। ये सब देख के सुजुने कहती है कि तुम लोग सिबलिंग से ज्यादा कपल्स लगते हो। तात्सुया कहता है कि अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अगर हमारा खून का रिश्ता ना होता तो हम लोग सच में कपल्स होते। ये सुन के मियुकी काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। तात्सुया कहता है ऑफ कोर्स मैं मजाक कर रहा हूँ। ये सब सुन के प्रेसिडेंट मायामी कहती है कि चलो मजाक बहुत हो गया, अब काम की बात करते हैं। और वो कहती है कि हमें काउंसिल ऑफिसर चाहिए, तो क्या तुम बनना चाहोगी मियुकी? मियुकी कहती है कि इस सम्मान के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी जगह मेरे बड़े भाई इस चीज के लिए ज्यादा काबिल रहेंगे। ये सुन के तात्सुया कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो? तात्सुया के मना करने के बावजूद मियुकी काउंसिल लीडर से कहती है कि वो काफी ज्यादा काबिल है और मेरे भैया इस चीज के लिए सबसे ज्यादा अच्छे रहेंगे। ये बात सुन के सुजुने कहती है कि अगर हम लोग चाहें तो भी हम लोग कोर्स 2 के स्टूडेंट को स्टूडेंट काउंसिल नहीं बना सकते, ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। ये सुन के मायूमी कहती है तो फिर तय रहा मियुकी, अब से तुम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो। और मियुकी भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर मारी कहती है कि वैसे एक चीज है जो कि हम कर सकते हैं, मैं डिसिप्लिन कम्युनिटी के लिए भी एक मेंबर ढूंढ रही हूँ और भले ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ हो लेकिन डिसिप्लिन कम्युनिटी के अंदर कोर्स 1 या कोर्स 2 ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद मारी तात्सुया को डिसिप्लिन कम्युनिटी का मेंबर बना देती है। तात्सुया कहता है पर मेरा ओपिनियन तो सुन लो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि डिसिप्लिन कम्युनिटी के मेंबर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मायूमी तात्सुया से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डिसिप्लिन कम्युनिटी मेंबर की सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को रूल्स को मेंटेन करवा के रखना होता है। उसके बाद आजुका उसे बताती है कि अगर स्कूल के अंदर कोई भी रूल्स के खिलाफ मैजिक का यूज करेगा तो तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा। तात्सुया कहता है इसका मतलब अगर कोई भी मैजिक का यूज करके लड़ता हुआ पाया गया तो मुझे उसे रुकवाना पड़ेगा, भले ही उन्हें रोकने के लिए मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। मारी कहती है हाँ चलो बाकी काम हम लोग स्कूल के बाद कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे तात्सुया एरिका और शिबाता से कहता है कि मैंने डिसिप्लिन कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया है, जिस पर एरिका कहती है कि इसमें तो तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल आने वाली है क्योंकि तुम्हें भी काफी ज्यादा डिसिप्लिन में रहना होगा। और ये कहने के बाद वो एक पावर पैनल के ऊपर अपना हाथ रखती है और अपने मैजिक को मापने की कोशिश करती है और इस पैनल के अंदर डिस्क जितनी आगे जाती है उस मैजिशियन के अंदर उतनी ज्यादा ताकत होती है। एरिका के बाद तात्सुया उस पैनल के ऊपर हाथ रखता है और वो डिस्क थोड़ी सी आगे जाती है। इसका मतलब तात्सुया के अंदर नॉर्मल मैजिक काफी ज्यादा कम है। तात्सुया अपने मन में कहता है कि मैं अभी भी नॉर्मल मैजिक का यूज नहीं कर पा रहा हूँ और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं तात्सुया और मियुकी को जो कि स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस के अंदर आते हैं, जहाँ पे सभी लोग तात्सुया और मियुकी को कांग्रेट्स कर रहे होते हैं उनकी नई पोस्ट के लिए। तभी वहाँ पे एक हांजो नाम का लड़का आता है जो कि तात्सुया को देख के कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो एक वीड है। जिस पर डिसिप्लिन काउंसिल के लीडर कहती है कि तात्सुया से डिसिप्लिन काउंसिल का मेंबर है, जिस पर वो कहता है कि क्या आपको नहीं पता मैडम ये एक वीड है और वीड का पावर लेवल हमारे पावर लेवल से काफी कम होता है। जिस पर मारी कहती है कि ऐसा नहीं है, तात्सुया अलग है। तभी मियुकी भी बोल पड़ती है कि तुम्हें क्या पता कि मेरे भाई का क्या लेवल है, जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम सिर्फ अपने भाई को प्रमोट करवाने के लिए झूठ बोल रही हो। तभी तात्सुया कहता है कि तुमने मेरी बहन को झूठा कैसे कह दिया, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी बहन झूठ बोल रही है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फाइट के लिए। और तात्सुया की ये बात सुन के काउंसिल के सारे मेंबर हैरान हो जाते हैं कि तात्सुया एक वीड होने के बावजूद एक ब्लूम को हराने की बात कर रहा है। और ये सुन के वो ब्लूम लड़का भी कहता है ओ वीड मैं तुझे मसल के रख दूंगा। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिसिप्लिन काउंसिल के लीडर उन्हें रूल्स बता रही होती है कि इस लड़ाई के दौरान कोई भी अपने वेपन्स का यूज नहीं करेगा और जो भी पहले नीचे गिरेगा वो हार जाएगा। और इसी बीच वो ब्लूम लड़का अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं एक वीड से तो नहीं हारने वाला, और वो कहता है कि मैं सबसे पहले उसके ऊपर फायर करूंगा, जैसे वो डॉज करेगा मैं उसके ऊपर अपने मैजिक का यूज करूंगा जिससे वो नीचे गिर जाएगा और फिर तो जीत मेरे कदमों में होगी। और जैसे मैच स्टार्ट होता है तात्सुया लाइट की स्पीड से उस ब्लूम लड़के के ऊपर हमला करता है और इससे पहले कि वो लड़का कुछ कर पाता वो नॉकआउट हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सारे लोग तात्सुया की पावर्स को देख के काफी ज्यादा हैरान थे और वो सोच में पड़ जाते हैं कि एक वीड ने एक ब्लूम को कैसे हरा दिया। और तभी वो तात्सुया से पूछते हैं कि आखिरकार ये कौन सा मैजिक स्पेल था या फिर ये कौन सी पावर थी जिससे तुमने एक ब्लूम को हरा दिया। तो तात्सुया कहता है कि कोई सुपर पावर या फिर कोई मैजिक नहीं था, ये मेरी रॉ स्ट्रेंथ थी, यानी तात्सुया नॉर्मली ही इतना तेज और इतना पावरफुल है। और ये बात सुन के कि कोई मैजिक नहीं है वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये सब देख के स्टूडेंट काउंसिल के एक मेंबर सुजुने काफी ज्यादा हैरान होती है और वो अपने मन में कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही तेज था, मैंने आज तक किसी भी इंसान को अपनी रॉ स्ट्रेंथ में इतना ज्यादा फास्ट नहीं देखा। और तभी वो ब्लूम लड़का जिसका नाम हांजो है वो कहता है कि क्या फायदा एक ब्लूम होने का जब मैं एक वीड से हार गया। उसी बीच मायूमी वहाँ पे आके हांजो से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर हांजो कहता है हाँ मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद हांजो मियुकी से माफी मांगता है उसके रूड बिहेवियर के लिए, जिसके लिए मियुकी उसे माफ कर देती है। और फिर हांजो तात्सुया को देख के बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और इसी बीच डिसिप्लिन काउंसिल की मेंबर तात्सुया से कहती है कि हम लोग काफी ज्यादा भटक चुके हैं, हम लोगों को अपने ऑफिस में जाना चाहिए तात्सुया। और अगले सीन में हम लोग मारियो और तात्सुया को डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस में देखते हैं। और इसी बीच तात्सुया पूरे ऑफिस की हालत को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता
कहता है डिसिप्लिन काउंसिल का ऑफिस, वो भी इतना ज्यादा अनडिसिप्लिन। यानी तात्सुया इतनी सारी गंदगी को देख के कहता है कि एक मैजिक इंजीनियर होने के नाते मैं इस जगह पे तो काम नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मारियो और तात्सुया डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस को सही कर रहे होते हैं और हर चीज को उसकी सही जगह पे लगा रहे होते हैं। और जब वो लोग सफाई कर रहे होते हैं तभी डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस के अंदर दो लड़के आ जाते हैं और उनमें से एक लड़का आते साथ मारी को बहना कह के बुलाता है और दूसरा लड़का मारी से कहता है कि हम लोगों ने पेट्रोलिंग के अंदर किसी को भी डिसिप्लिन तोड़ते हुए नहीं देखा। और ये सुनने के बाद मारी अपने भाई को मारने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे बहना कह के मत बुलाया करो। और मारी के यहाँ तो मार खाने के बाद वो लड़का तात्सुया को देख के कहता है मिस चेयरमैन ये कौन है। मारी उसे बताती है कि ये डिसिप्लिन काउंसिल का न्यू मेंबर है। और ये बात सुनने के बाद मारी का भाई तात्सुया को देखने लगता है और उसे ये पता लगता है कि तात्सुया एक ब्लूम नहीं है और वो अपनी बहन से कहता है कि क्या ये डिसिप्लिन कम्युनिटी का मेंबर बनने के लायक है। ये बात सुन के मारी कहती है कि तात्सुया ने हांजो को सिर्फ एक ही झटके में हरा दिया। और ये बात सुनने के बाद कि एक वीड ने एक ब्लूम को एक झटके में हरा दिया, उन दोनों को मारी की इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों ब्लूम होने के बावजूद तात्सुया के पास आते हैं और उससे हाथ मिला के कहते हैं हमें तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा तात्सुया। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग तात्सुया को लैपटॉप पे अपना काम करते हुए देखते हैं। तभी पीछे से मियुकी आके उसे हक करती है और वो कहती है भैया मुझे काफी ज्यादा एम्बेरस फील होता है कि आप मुझे एक लड़की होने की नजर से देखना पसंद नहीं करते। वैसे आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है, मिस मायूमी जैसी या फिर आप मिस मारी को ज्यादा पसंद करते हैं? मैंने आपकी बातें सुनी थी, आप उनसे कुछ ज्यादा ही क्लोज होकर बातें कर रहे थे। वैसे तो वो दोनों ही काफी ज्यादा सुंदर है। तात्सुया कहता है तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मियुकी कहती है नहीं मैं जानती हूँ और आपने उन दोनों लड़कियों को गलत नजरों से देखा, इसी वजह से मैं आपको सजा दूंगी। और वो अपना फोन निकाल के एक स्पेल कास्ट करती है जिससे तात्सुया नीचे गिर जाता है और सो जाता है। और फिर जैसे तात्सुया की आंखें खुलती है वो अपने सामने मियुकी को देखता है और मियुकी तात्सुया से कहती है कि कैसा लगा मेरा मजाक भैया। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग में बैठा होता है। और वहाँ पे मारी सभी लोगों को बताती है कि मेरे पास दो नए मेंबर्स हैं। और मारी तात्सुया और उस लड़के को खड़ा करके कहती है कि तात्सुया फ्रॉम वीड और शुन मोरोसाकी फ्रॉम ब्लूम, ये हमारे डिसिप्लिन कमेटी के नए मेंबर्स हैं। और एक वीड को मेंबर बनता हुआ देख वहाँ के कुछ मेंबर्स मारी से कहते हैं कि क्या ये हमारे कुछ काम आएगा, जिस पर मारी कहती है हाँ तात्सुया इस काम के लिए वर्थ इट है, मैंने खुद तात्सुया की स्किल्स देखी है। और ये कहने के बाद मारी और बाकी लोग सैल्यूट करके इस मीटिंग को खत्म कर देते हैं। और जब वो लोग जा रहे होते हैं तो मारी तात्सुया को उसके नए गैजेट्स के बारे में बताती है और कहती है कि तुम आज से इन डिवाइसेस का यूज करोगे, ये तुम्हारी पावर्स को इनहेंस करेंगे। जिस पर तात्सुया कहता है कि क्या वो एक साथ दो CAD डिवाइस को यूज कर सकता है। ये सुन के मारी थोड़ी हिचकिचाती है और उसे हाँ कर देती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मोरोसाकी तात्सुया से कहता है कि तुम एक वीड हो, क्या तुम एक साथ दो CAD डिवाइसेस का यूज कर पाओगे। और ये कह के मोरोसाकी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल के अंदर एक फेस्टिवल लगा होता है और उस फेस्टिवल के अंदर तात्सुया भी अपने डिसिप्लिन कमेटी की ड्यूटी कर रहा था। और तभी तात्सुया देखता है कि कुछ लोग मिलकर एरिका को परेशान कर रहे हैं और वो उसे अपने क्लब में आने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। ये देख के तात्सुया एरिका की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने CAD डिवाइस का इस्तेमाल करके एरिका को बचा के वहाँ से निकल लेता है। और इसी दौरान एरिका के शर्ट के 2 बटन खुल जाते हैं और तात्सुया शर्मा के अपना मुंह फेर लेता है। और ये देख के एरिका पूछती है हे तुमने कुछ देखा तो नहीं ना। तात्सुया कहता है थोड़ा सा देख लिया। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि तात्सुया और एरिका एक कैंडो मैच देखने आए होते हैं और इसी बीच तात्सुया देखता है कि मैच के दौरान एक लड़का CAD डिवाइस का यूज करके जीतने की कोशिश कर रहा होता है। और ये देखने के बाद तात्सुया एक डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर होने के नाते उस लड़के को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो लड़का तात्सुया के ऊपर हमला करता है, लेकिन तात्सुया बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। फिर तात्सुया डिसिप्लिन कमेटी में कॉल करके कहता है कि मैंने एक लड़के को फाइट के दौरान क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए पकड़ा है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तात्सुया और स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को, जहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट तात्सुया से कहती है कि आखिरकार तुमने किरिहारा को क्यों पकड़ा है। तात्सुया कहता है कि मैंने मिस्टर किरिहारा को रंगे हाथों CAD डिवाइस का यूज करते हुए देखा था और वो इसका यूज चीटिंग करने के लिए कर रहा था, इसी वजह से मैंने उसे पकड़ा है। और ये सब सुन के मारी जुमोंजी से कहती है कि आपका इस पर क्या कहना है। और इसी बीच तात्सुया मिस्टर जुमोंजी को देख के अपने मन में कहता है इसकी बॉडी तो मेरी बॉडी के कंपैरिजन में पहाड़ जैसी है और मुझे लगता है कि काफी ज्यादा स्मार्ट भी है, इसलिए मुझे इससे बच के रहना होगा और इसे जल्दी से जल्दी सरपास करना होगा। जिस पर मिस्टर जुमोंजी कहते हैं कि इस बार तो मुझे तुम्हारी कोई गलती नहीं लग रही है, इसीलिए इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना कि कोई भी डिसिप्लिन ना टूटे। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के डिनर कर रहा था। और वहाँ तात्सुया अपने दोस्तों को बताता है कि आज उसकी लड़ाई किरिहारा से हुई थी डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से। जिस पर लियोनहार्ड कहता है कि हाँ मैंने सुना है, लेकिन किरिहारा तो काफी ज्यादा पावरफुल है तात्सुया, आखिरकार तुमने उसे हराया कैसे। जिस पर मियुकी कहती है कि मेरे भैया को कोई नहीं हरा सकता, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। जिस पर शिबाता कहती है कि मुझे पता है मियुकी, तुम्हारा भाई रॉ स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा पावरफुल है, पर फिर भी ये तात्सुया के लिए मुश्किल होना चाहिए था, क्योंकि
क्योंकि किरिहारा काफी ज्यादा ताकतवर है। इस बात पे मियुकी कहती है मेरे भैया बहुत पावरफुल है, इसी वजह से तो मैं उन्हें इतना पसंद करती हूँ। और ये सब देख के लियोनहार्ड कहता है अरे यार ये तुम्हारी ये सब हरकतें देख के मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम दोनों भाई बहन हो। तभी एरिका लियोनहार्ड से अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि उन्हें अपना समय बिताने दो। और ये सुन के मियुकी कहती है अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। और उसके बाद लियोनहार्ड तात्सुया से कहता है कि तुम कुछ कास्ट जैमिंग के बारे में बात कर रहे थे ना, जिस पर तात्सुया कहता है कि कास्ट जैमिंग एक काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक है और जब दो सीएडी डिवाइस एक साथ मिलकर इस मैजिक को परफॉर्म करते हैं तब एक पीजीएम वेव्स निकलती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और ये बात सुन के लियोनहार्ड कहता है कि हाँ मैंने भी दो सीएडी डिवाइस को एक साथ यूज होते हुए देखा है और उसके बीच में पीजीएम वेव्स को महसूस किया है। जिस पर एरिका कहती है कि तुम अपने आप को ज्यादा महान समझते हो क्या। जिस पर लियोनहार्ड एरिका से कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है लड़की, और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी शिबाता उन्हें शांत करा देती है। साथ ही में तात्सुया दबी हुई आवाज में लियोनहार्ड से कहता है कि मैंने शिबाता से लड़ाई के दौरान दो सीएडी डिवाइस का यूज किया था, इसी वजह से मैं उस वेव को एक्टिवेट कर पाया। और ये सब सुन के लियोनहार्ड कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन तुम इतनी दबी हुई आवाज में ये सब क्यों कह रहे हो। जिस पर एरिका कहती है कि अरे बेवकूफ तुम्हें नहीं पता, एक वीड एक साथ दो सीएडी डिवाइस का यूज नहीं कर सकता। अगर इस बारे में किसी को भी पता लगा तो हमारे लिए परेशानियां बढ़ सकती है। और इसी बीच शिबाता तात्सुया की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो तात्सुया, मतलब तुम एक वीड होके दो सीएडी डिवाइस का यूज कर सकते हो। और इसी बीच मियुकी वापस से अपने भाई की तारीफों के पुल बांधने लगती है और कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है मेरा भाई किसी के हमला करने से पहले ही ये पता लगा सकता है कि वो क्या हमला करने वाला है। और मियुकी की इन्हीं बातों के बीच हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम लोग तात्सुया को देखते हैं जो कि इस वक्त फेस्टिवल के अंदर घूम रहा था। लेकिन इसी बीच उसके पास डिसिप्लिन कम्युनिटी से एक मैसेज आता है जो कि एक वॉइस मैसेज था और उसके अंदर उसे बताया जाता है कि जिम्नेजियम 1 के अंदर एक ब्रॉल है और जो भी डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर उसके आसपास है वो लोग वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करें। और जैसे तात्सुया इस बारे में सुनता है वो जिम्नेजियम 1 की तरफ भागने लगता है और जब वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है तभी एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और उससे पहले कि तात्सुया उसके ऊपर जवाबी हमला करता है वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे तात्सुया उसी बंदे के बारे में सोच रहा था और तभी तात्सुया के क्लासमेट्स वहाँ पे आके उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो कमाल के हो तात्सुया, लिटरली तुम बिना मैजिक का इस्तेमाल करे अपनी रॉ स्ट्रेंथ से लोगों की बैंड बजा रहे हो, तुम सच में कमाल के हो यार और तुम काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गए हो। और ये सारी बातें मियुकी भी दीवार के पीछे छुप के सुन रही थी जिसे तात्सुया देख लेता है। उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि तात्सुया और मियुकी कहीं पे जा रहे थे, तभी तात्सुया को रास्ते में मीबू मिल जाती है और तात्सुया ने मीबू की किरिहारा से लड़ने में मदद की थी, इसी वजह से वो उसे थैंक यू बोलती है। तात्सुया कहता है ये तो मेरा फर्ज था। फिर मीबू तात्सुया से पूछती है कि क्या हम लोग साथ में कुछ देर हैंग आउट कर सकते हैं, जिस पे तात्सुया कहता है कि फिलहाल तो मैं बिजी हूँ लेकिन क्या तुम 15 मिनट वेट कर सकती हो। मीबू कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हारा कैफे में इंतजार करूंगी। और जब तात्सुया वहाँ से जा रहा होता है तभी मियुकी तात्सुया से कहती है भैया आप मिस मीबू के पास जा रहे हैं ना, मुझे काफी ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही है। आपने बहुत जल्दी स्कूल में अपनी काफी अच्छी रेपुटेशन बना ली है और मुझे इस बात का डर है अगर किसी को आपकी असली पावर्स के बारे में पता लग गया तो लोग आपको अपने फायदे के लिए यूज करेंगे, तो प्लीज आप अपना थोड़ा ख्याल रखिएगा। तात्सुया कहता है कि चिंता मत करो बहना, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और उसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम तात्सुया और मीबू को एक साथ देखते हैं, जहाँ पे तात्सुया मीबू से कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। जिस पर मीबू कहती है यार क्या कहूँ मैं तुमसे, यार मुझे डिसिप्लिन कमेटी वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब कितने नालायक हैं यार, काम कुछ करते नहीं, आखिर वो काहे के ब्लूम है, तुम्हें एक वीड होके भी उनका काम करना पड़ रहा है। डिसिप्लिन कमेटी के सभी लोग बिल्कुल काम चोर हैं। जिस पर तात्सुया कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी डिसिप्लिन कमेटी का एक मेंबर हूँ। ये बात सुन के मीबू कहती है क्या तुम एक वीड होके डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर हो। ओ मतलब मैं कह रही थी कि डिसिप्लिन कमेटी के लोग तो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं यार, डिसिप्लिन कमेटी तो बेस्ट है। और ये कहने के बाद मीबू तात्सुया से कहती है कि असल में मैं तुमसे ये कहने आई थी कि क्या तुम हमारी टीम के लिए कैंडो ज्वाइन कर सकते हो। ये बात सुन के तात्सुया कहता है नहीं, मैं डिसिप्लिन कमेटी में ही ठीक हूँ। ये बात सुन के मीबू कहती है नहीं, तुम्हें हमारी टीम ज्वाइन करनी होगी तात्सुया, वरना हम कैसे साबित करेंगे। तात्सुया कहता है कि मैं समझा नहीं कि तुम क्या साबित करना चाहते हो। मीबू कहती है अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे तो हम लोगों को ये साबित कर पाएंगे कि लोग बिना अपने मैजिक के भी केवल अपनी रॉ स्ट्रेंथ से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं और इससे हम लोगों को एक्सरसाइज और वर्कआउट की तरफ अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। और ये बात सुन के तात्सुया कहता है कि तुम्हारा आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। और तात्सुया के ये कहते साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं मीबू को। और उसी वक्त मीबू के पास एक चश्मे वाला आदमी आता है और वो मीबू से कहता है मीबू तुम्हें कुछ भी करके मुझे तात्सुया की पावर्स ला के देनी होंगी। और उस आदमी के ये कहते साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं तात्सुया को जो कि मियुकी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में ब्लैक चेन ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स हमारे स्कूल में भी है और इन्हीं में से एक मेंबर ने आज मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। और इसी के साथ तात्सुया कहता है इस स्कूल का भविष्य काफी खतरे में है। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 6 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि
मैजिक इंडिकेटर के अंदर अपने मैजिक को नाप रहा था और तात्सुया की मैजिक स्किल यूज करने के बाद शिबाता कहती है इस बार तुम्हारा मैजिक स्किल काफी अच्छा आया है, जिसपे तात्सुया कहता है हाँ, 3 बार लगातार इस्तेमाल करने के बाद अब जाके स्किल थोड़ी अच्छी आई है। उसके बाद शिबाता तात्सुया से कहती है कि कितना अच्छा होगा ना अगर तुम अपने मैजिक को भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाओ। तुम्हारी रॉ स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा पावरफुल है और अगर तुम्हारा मैजिक भी पावरफुल हो गया तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा और इवन तुम इतने स्मार्ट हो कि तुम अपने मैजिक को भी काफी अच्छे से इस्तेमाल करते हो। जिस पर तात्सुया कहता है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता? तो शिबाता कहती है जब तुमने अपना पहला अटेम्प्ट किया तो तुम्हारी मैजिक की स्पीड काफी ज्यादा कम थी, लेकिन तुमने एक ही बारी में सीखा और दूसरी बारी में अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और तीसरी बारी में तो तुम्हारी स्पीड बिल्कुल प्रोफेशनल मैजिशियन की तरह हो गई थी। इसलिए मुझे लगता है कि तुम अपने मैजिक के ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल पा सकते हो। ये बात सुनकर तात्सुया शिबाता से कहता है कि तुम्हारी आंखें तो काफी शार्प है और इसी के साथ तात्सुया शिबाता को एक मैजिक एग्जाम्पल देता है। जब भी हम किसी अंडे को जादू की मदद से उठाने की कोशिश करते हैं तब हम उसके ऊपर एक से ज्यादा मैजिक का यूज करते हैं और अगर हम ऐसा नहीं करते तो उसके गिरने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन लड़ाई में ऐसा नहीं है। लड़ाई के दौरान हम लोग बिना सोचे समझे सामने वाले के ऊपर हमला करके उसे हराने की सोचते हैं, ये सोचे बिना कि हमारा मैजिक कितना इंप्रूव हुआ है। हम बस उसके ऊपर हमला करके उसे हराना चाहते हैं। लेकिन मैं लड़ाई के दौरान एक से भी ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल करने की सोचता हूँ ताकि मैं इंप्रूव हो सकूं। ये बात सुन के शिबाता कहती है ये तो कमाल का है, मतलब तुम 5 स्पेल को एक साथ इस्तेमाल करते हो? जिस पे तात्सुया हाँ कहता है और इसी के साथ तात्सुया शिबाता से कहता है कि आखिरकार तुम मैजिक को क्यों सीखना चाहती हो? जिस पे शिबाता कहती है कि मैं मैजिक को इसलिए सीखना चाहती हूँ ताकि मैं इस मैजिक की मदद से अपनी आंखों की शक्तियों को और बढ़ा सकूं और फिर मैं इन आंखों की मदद से और भी ज्यादा पावर को गेन कर पाऊं। और शिबाता की इन्हीं बातों के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम तात्सुया और मीबू को देखते हैं। मीबू तात्सुया से कहती है मैं इस स्कूल की सारी डिफिकल्टीज को हटा देना चाहती हूँ तात्सुया, लेकिन ये मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकती, मुझे इसमें तुम्हारा साथ चाहिए। जिस पे तात्सुया कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो, क्या तुम इसे थोड़ी आसान भाषा में एक्सप्लेन कर सकती हो? जिस पे मीबू कहती है कि मेरा कहने का मतलब है कि हम दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए, हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिस पे तात्सुया कहता है मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। और ये कहने के बाद तात्सुया वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम तात्सुया को कैंटीन में देखते हैं। तभी माइक में अनाउंसमेंट होता है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम इस क्लास को हाईजैक करके रखेंगे, हमारी मांगे पूरी करो। और ये सब सुन के तात्सुया वहाँ से उठ के चला जाता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट और मारी को। और कुछ देर में वहाँ पे तात्सुया और मियुकी भी आ जाते हैं, जिन्हें देख के मारी तात्सुया से कहती है कि तुम लेट हो तात्सुया। जिस पर तात्सुया कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये समय ये सब बातें करने का नहीं है। अब ये बताओ क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है उन लोगों को रूम से बाहर निकालने का? जिस पे मारी कहती है नहीं, मेरे पास उन्हें रूम से बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं है। और साथ ही में मारी कहती है उन लोगों ने मास्टर की से गेट को भी लॉक कर रखा है। ये सुन के तात्सुया मिस्टर जिनमोनजी से कहता है आखिर तुम्हारा इस पर क्या कहना है? तो जिनमोनजी कहता है हमें इस वक्त कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, हमें उस पर सोच विचार करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। और ये सुन के तात्सुया को एक आइडिया आता है और वो मीबू को कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता है मीबू तुम अंदर ही हो और ये सब तुम ही करा रही हो, तो तुम बाहर आ जाओ, हम लोग तुम्हारी मांगों को पूरा कर देंगे और हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मांगे जायज है, कुछ गलत नहीं है। और तात्सुया के मुंह से ये सुनने के बाद मीबू दरवाजा खोल देती है, पर जैसे वो दरवाजा खोलती है डिसिप्लिन कमेटी के सारे मेंबर्स मीबू के सारे साथियों को पकड़ लेते हैं। और ये सब देखने के बाद मीबू तात्सुया को कॉलर पकड़ के कहती है मुझे ऐसा लगा था तात्सुया कि तुम इनकी तरह नहीं होंगे, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। मीबू की ये बात सुन के जिनमोनजी कहता है ऐसा नहीं है, हमने तुम्हारी रिक्वेस्ट सुन ली है और हम उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन भी लेंगे। और मिस्टर जिनमोनजी के ये कहते साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें तात्सुया, मियुकी और प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे तात्सुया मिस प्रेसिडेंट से पूछता है क्या सच में डिसिप्लिन कमेटी के लोग मीबू की बात पे एक्शन लेंगे? जिस पर मिस प्रेसिडेंट कहती है कि मीबू का मानना है कि डिसिप्लिन कम्युनिटी के मेंबर सारे ब्लूम से भरे हुए हैं और ब्लूम्स अपने आप को हमेशा से महान मानते आए हैं और वो हमेशा से वीड्स को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। और मीबू चाहती है कि सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार हो, ना कोई वीड हो और ना ही कोई ब्लूम हो। और बात रही मीबू की इस बात पे एक्शन लिया जाएगा या नहीं, तो इसके ऊपर आज शाम को एक डिबेट होने वाली है डिसिप्लिन कमेटी में। और इसी के साथ हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बच्चे बात कर रहे थे कि डिबेट में आखिर क्या होने वाला है। कुछ बच्चे ये कह रहे होते हैं कि मीबू सही कह रही है, हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। वहीं जो दूसरी तरफ ब्लूम लोग होते हैं वो कहते हैं वीड वालों के साथ सही बिहेवियर हो रहा है, उन्हें जादू वादू तो आता नहीं, हम लोग उनसे सुपीरियर है, उनके साथ सही बिहेवियर हो रहा है। और इन्हीं बातों के बीच हम लोग देखते हैं शिबाता को, जो कि एक चश्मे वाले आदमी से बातें कर रही थी। पर इसी बीच शिबाता को बातें करते हुए तात्सुया देख लेता है और तात्सुया उस चश्मे वाले आदमी को देखते साथ ही समझ जाता है कि ये वही लड़का है जिसने प्रीवियस एपिसोड में तात्सुया के ऊपर हमला किया था। और ये सोचते हुए तात्सुया शिबाता से पूछता है कैसी हो तुम? जिस पे शिबाता कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ तात्सुया। और वो चश्मे वाला पर्सन तात्सुया को देख के शिबाता से कहता है शिबाता मुझे कुछ काम है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और ये कह के वो चश्मे वाला पर्सन वहाँ से चला जाता है। और उस पर्सन के जाने के बाद तात्सुया शिबाता से पूछता है कि वो कौन था? तो
शिबाता बताती है कि वो कैंडो टीम का लीडर है और उसके पास मेरे जैसी पावर्स हैं। उसकी आंखें भी काफी ज्यादा तेज हैं। ये सुन के तात्सुया कहता है हाँ मैंने देखा, उसने चश्मा भी लगा रखा था तुम्हारी तरह। और तभी तात्सुया अपने मन में कहता है सेम पावर लाइक शिबाता। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम तात्सुया और मियुकी को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के पास बैठे हुए थे। जहाँ पे तात्सुया अपने मास्टर से पूछ रहा होता है कि क्या आप सुकासा नाम के किसी चश्मश लड़के को जानते हैं। तात्सुया का मास्टर कहता है हाँ मैं उसे जानता हूँ, सुकासा किनोई, उसे किनोई कमोना के नाम से भी जानते हैं। उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स किसी के पास भी मैजिकल पावर्स नहीं थी, वो बिल्कुल आम फैमिलीज की तरह थे और किनोई की वो आंखें उसे उसके एंसेस्टर से मिली है। तात्सुया कहता है कि क्या आपको पहले से पता था कि मैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। तात्सुया का मास्टर कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं तो उसे पहले से जानता था। ये बात सच है कि मैं एक मॉन्क हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं एक शिनोबी हूँ। जो भी लोग आगे जाके सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं मैं उन सभी लोगों की हिस्ट्री को याद रखता हूँ। उसके बाद मियुकी अपने मास्टर से पूछती है क्या सुकासा का ब्लांच से कोई रिलेशन है। उनका मास्टर बताता है सुकासा का जो स्टेप ब्रदर है वो ब्लांच की जापानीज ब्रांच का लीडर है और वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी करवाता है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को रिंग्स बांट रहा था और मीबू भी उन लोगों में से एक ही। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम लोग डिसिप्लिन काउंसिल के डिबेट को देखते हैं और उस डिबेट के अंदर एक वीड वाला लड़का कहता है कि हमारे साथ जानवरों जैसा बिहेव किया जाता है, हमें कुछ भी नहीं समझा जाता, ये लोग हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे हम कोई बीमारी हो, आखिर हमारे साथ ये भेदभाव कब तक चलता रहेगा। उसके बाद स्पीच देने के लिए प्रेसिडेंट मायूमी आती है और कहती है कि मैं इस बात को नहीं नकार सकती कि स्टूडेंट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है। ब्लूम और वीड स्टूडेंट काउंसिल डिसिप्लिन कमेटी ने इन वर्ड्स को बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इनका यूज करते हैं और मैं इस स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते ये चाहती हूँ कि हम लोग हमारे बीच से इस डिस्क्रिमिनेशन की दीवार को गिरा दे। और चाहे कोर्स 1 हो या फिर कोर्स 2, आखिरकार हम लोग इस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और हमारे लिए वो वक्त ज्यादा मायने रखता है जो हम लोग यहाँ पे बिता रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिल के जो भी प्रीशियस मेमोरीज बनाएंगे वो हमें हमेशा याद रहेंगी। और ये बातें सुन के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से स्कूल के ऊपर अटैक हो जाता है जिसकी वजह से स्टूडेंट काउंसिल में हड़कंप मच गया था और सभी लोग इधर से उधर भाग रहे थे। और इसी बीच हम देखते हैं एक जहरीला स्मोक ग्रेनेड स्टूडेंट काउंसिल के बीच में आके गिरता है, लेकिन उसी समय हांजो अपने मैजिक का यूज करके उस ग्रेनेड को बाहर फेंक देता है। हांजो का क्विक रिस्पांस देख के तात्सुया काफी इंप्रेस होता है, लेकिन हांजो से इग्नोर करता है। उसके बाद काफी सारे टेररिस्ट अंदर आने लगते हैं, लेकिन मारी एक ही बारी में उन्हें रोक देती है। तात्सुया कहता है MID फील्ड, क्या इसने भी गैस मास्क की हवा की जगह नाइट्रोजन को भर दिया है, और वो उससे भी काफी इंप्रेस होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाहर काफी खतरनाक लड़ाई चल रही है और एक पर्सन स्कूल के ऊपर एक रॉकेट लॉन्चर छोड़ता है। तात्सुया मारी से कहता है कि मैं बाहर की सिचुएशन को हैंडल करने जा रहा हूँ। तभी मियुकी भी कहती है कि मैं भी चलूंगी। मारी कहते ठीक है तुम लोग अपना ध्यान रखना। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 7 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लियोन हार्ट को जो कि टेररिस्ट से लड़ रहा होता है। तभी एक टेररिस्ट पीछे से उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी मियुकी आके उसे बचा लेती है। और उसके बाद लियोन हार्ट, तात्सुया और बाकी लोग एक जगह पे आके मिलते हैं और वहाँ पे एरिका बताती है इन सभी टेररिस्ट में से एक टेररिस्ट मीबू भी है और ये सारे लोग मिलकर लैबोरेटरी पे कब्जा करना चाहते हैं। साथ ही में वहीं पे खड़ी हुई डॉक्टर इस बात का खुलासा करती है कि ये जो बाहर टेररिस्ट है ये सारे के सारे सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। असल में जो असली टेररिस्ट है वो तो स्कूल के अंदर पहुंच भी चुके हैं और ये सब वो मीबू की मदद से कर पाए हैं। और साथ में डॉक्टर कहती है कि अगर हो सके तो मीबू को माफ कर देना, वो सिर्फ नादानी में ये सब कर रही है। ये सुन के तात्सुया कहता है कि क्या आप मुझे अच्छे से समझा सकते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। ये सुन के डॉक्टर कहती है असल में मीबू पिछले साल की कैंडो विनर रही थी और विनर बनने के बाद वो क्लास 2 में जाना चाहती थी, लेकिन उसके वीड होने की वजह से डिसिप्लिन कमेटी के लोग और बाकी लोगों ने उसे क्लास में नहीं जाने दिया और इसीलिए वो ये सब कर रही है। ये सुन के तात्सुया कहता है कि ये सब मैं कुछ नहीं जानता, मीबू ने एक बहुत बड़ी गलती करी है जिसकी सजा उसे मिलके रहेगी। और ये कह के तात्सुया वहाँ से जाने लगता है। तभी तात्सुया के पीछे से लियोन हार्ट कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही रूड नहीं बन रहे हो तात्सुया। ये सुन के तात्सुया लियोन हार्ट से कहता है कि सिंपैथी दिखाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला। और ये कह के तात्सुया, एरिका, मियुकी और लियोन हार्ट आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे लियोन हार्ट तात्सुया, मियुकी और एरिका को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और कवर दे रहा होता है। और इसी बीच एरिका देखती है कि लियोन हार्ट वॉइस कमांड से अपने CID को यूज कर सकता है और ये देख के वो तात्सुया से पूछती है कि आखिरकार ये मैजिक स्पेल क्या है। तो तात्सुया कहता है कि लियोन हार्ट असल में 10 साल पुराना फाइटर है और वो सभी वीड्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है। और ये सब कहते हुए तात्सुया लियोन हार्ट से कहता है कि हम सब लोग लैबोरेटरी की तरफ जा रहे हैं, तुम बाहर के सभी टेररिस्ट को संभाल लेना। जिस पे लियोन हार्ट कहता है कि शौक से तुम लोग आराम से जाओ, मैं इन सबको संभाल लूंगा। और इसी के साथ हम लोग अगले सीन में देखते हैं तात्सुया, एरिका और मियुकी को जो कि स्कूल के अंदर पहुंच चुके हैं और वहाँ पे तात्सुया अपने मैजिक स्पेल का यूज करके स्कूल के अंदर के सारे टेररिस्ट को देख रहा होता है। और तात्सुया की ये पावर देख के एरिका कहती है ये तो लाजवाब है, तुम्हारी ये नेविगेटर स्किल काफी ज्यादा खतरनाक है, हम इसकी मदद से किसी भी टेररिस्ट को कहीं पे भी पकड़ सकते हैं। और इसी बीच मियुकी कहती है आखिरकार ये सारे टेररिस्ट रीडिंग रूम में क्या कर रहे हैं। तात्सुया कहता है ये लोग जरूर मैजिक यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चुरा रहे होंगे। तभी एरिका जाती है और कुछ
लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ पे एक और लड़का आ जाता है और एरिका उससे भी लड़ने लग जाती है। एरिका कहती है इन्हें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तात्सुया कहता है ठीक है। उसके बाद तात्सुया और मियुकी अपने मैजिक का यूज करके सेकंड फ्लोर पे आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग मीबू को देखते हैं जिसके साथ कुछ टेररिस्ट लोग थे और वो लोग मिलकर यूनिवर्सिटी का डाटा चुरा रहे थे। वहीं पे मीबू सोच रही होती है कि मैं तो मैजिक से होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को रोकना चाहती थी, लेकिन ये सब जो हो रहा है क्या ये वही है जो मैं चाह रही थी। इसी बीच मीबू के साइड में खड़े हुए लोगों में से एक पर्सन कहता है हमारा काम बस होने ही वाला है। पर तभी उस रूम का गेट खुलता है और वहाँ से तात्सुया और मियुकी आ जाते हैं, जहाँ पे तात्सुया उन लोगों की तरफ गन पॉइंट करके कहता है तो क्या हाल है बच्चा पार्टी, अब तुम्हारा गेम यहीं पे खत्म हो चुका है। पर तभी वहाँ पे खड़ा हुआ एक आदमी अपनी गन निकाल के तात्सुया की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि मैं तुझे बताता हूँ कि किसका गेम खत्म हुआ है। और ये कह के वो तात्सुया के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी मियुकी सामने आ जाती है और वो तात्सुया को बचा लेती है और अपने मैजिक स्पेल से उस बंदे के पूरे हाथ को जमा देती है, जिसकी वजह से वो गन को इस्तेमाल नहीं कर पाता। उसके बाद मियुकी इस आदमी से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के ऊपर हमला करने की। उसके बाद तात्सुया मीबू को देख के कहता है कि मैं जानता हूँ मीबू, तुम्हारे साथ ब्लूम लोगों ने काफी गलत किया है, पर परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत का साथ देने लग जाओ। तात्सुया की इस बात पे मीबू कहती है तो तुम क्या कहना चाहते हो तात्सुया कि ये भेदभाव सही है? क्या तुम्हें पता भी है कि इस भेदभाव की वजह से मैंने क्या क्या झेला है? मेरा सपना था कैंडो वॉरियर बनने का, लेकिन इस वीड और ब्लूम के भेदभाव के चक्कर में मैं कभी भी कैंडो वॉरियर नहीं बन पाऊंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये ब्लूम वाले वीड्स को कीड़ा समझते हैं और ये सभी वीड के टैलेंट को दबाने की कोशिश करते हैं। मीबू की इस बात पे मियुकी कहती है हाँ हम समझ सकते हैं मीबू, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मीबू और मियुकी की इसी बात के बीच में तात्सुया के ऊपर दो टेररिस्ट हमला कर देते हैं, पर तात्सुया एक ही झटके में उन्हें हरा देता है और इस मौके का फायदा उठाकर मीबू वहाँ से भाग जाती है। मीबू को देखकर मियुकी तात्सुया से कहती है कि आपने उसे भागने क्यों दिया, जिस पर तात्सुया कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी नीचे एरिका है और एरिका पे मुझे पूरा विश्वास है कि वो मीबू को हिलने भी नहीं देगी। उसके बाद हम देखते हैं जैसे मीबू बाहर जाने की कोशिश करती है, रास्ते में उसे एरिका मिल जाती है और वो कहती है कि आखिरकार तुम कौन हो? एरिका कहती है मेरा नाम है एरिका शिबा, मैं क्लास 1E की स्टूडेंट हूँ। उसके बाद वो कहती है और तुम जरूर साक्या मीबू हो ना? मीबू कहती है तुम्हें इससे क्या लेना है? एरिका कहती है नहीं बस मुझे सिर्फ कंफर्म करना था। उसके बाद वो एक लोहे की तलवार फेंकती है। मीबू कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। एरिका कहती है तुम एक कैंडो फाइटर हो ना, चलो फिर थोड़ी सी सीरियस स्वॉर्ड फाइट हो जाए, और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। उसके बाद उन दोनों के बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है और वो काफी स्पीड में अपनी जगह बदल बदल के उसके ऊपर हमला कर रही थी। मीबू कहती है सेल्फ एक्सेलरेशन, ये सेम स्किल तो मारी के पास भी थी। उसके बाद वो वापस से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन एरिका मीबू के हाथ से उसकी तलवार नीचे गिरा देती है। उसके बाद मीबू एरिका की दी हुई लोहे की तलवार उठाती है और कहती है अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। और इससे पहले कि मीबू कुछ करती है, एरिका उसके ऊपर हमला करती है और एक ही बारी में उसे हरा देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डीमन हार्ट और डिसिप्लिन कमेटी के लोगों ने सारे देशद्रोही और स्कूल के अंदर जितने भी धोखेबाज स्टूडेंट थे सभी को पकड़ लिया है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मीबू को जो कि हॉस्पिटल के अंदर होती है और जैसे वो अपनी आंखें खोलती है वो सभी लोगों को अपने सामने पाती है। मीबू तात्सुया और बाकी सभी लोगों को बताती है कि कैप्टन साकुसा पूरे 1 साल से कैंडो टीम को कन्वेंस कर रहे हैं मैजिक की वजह से होने वाले भेदभाव को हटाने के लिए, और वो मुझे भी धोखे से ब्लांच के ऑफिस ले गए और ब्लांच की जापान ब्रांच का लीडर उनका बड़ा भाई निकला। और जैसे मैंने स्कूल को ज्वाइन किया उसके कुछ ही समय बाद मुझे कोर्स 2 का स्टूडेंट होने की वजह से काफी ज्यादा भेदभाव झेलना पड़ा और इसी वजह से मैं कैप्टन की बातों में आ गई। तात्सुया पूछता है कि तुम्हारे साथ किसने डिस्क्रिमिनेशन किया, वो कौन सा इंसिडेंट था? मीबू कहती है कि मैं मिस मारी की मैजिक स्किल से काफी ज्यादा इंप्रेस थी, इसी वजह से मैंने इनसे पूछा कि क्या मेरी स्वॉर्ड फाइटिंग की प्रैक्टिस के लिए मेरी ओपोनेंट बन के मुझसे फाइट करेंगी। मैं इनसे मेंटरशिप चाहती थी लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा कोल्ड तरीके से मुझे मना कर दिया। मारी कहती है कि ऐसा सच में हुआ था? मीबू कहती है कि आपने मुझसे कहा था कि तुम मेरी बराबरी की नहीं हो, जाके किसी ऐसे पर्सन को ढूंढो जो कि तुम्हारे स्किल के बराबर हो, और मुझे ऐसा लगा कि आपने मुझसे ये इसलिए कहा क्योंकि मैं सेकंड कोर्स की स्टूडेंट हूँ। मारी कहती है रुको, मुझे याद आ गया कि उस दिन क्या हुआ था, मुझे माफ करना लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं ये कहना चाहती थी कि मेरी स्वॉर्ड स्किल तुम्हारी बराबरी की नहीं है, तुम्हें किसी ऐसे के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए जो तुम्हारे जितना ही ताकतवर हो। एरिका मारी से कहती है 1 मिनट रुको, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने मीबू के साथ प्रैक्टिस करने से मना इसलिए किया क्योंकि वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? मारी कहती है हाँ ऑब्वियसली, भले ही मैं मैजिक के मामले में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मीबू ने एकदम प्योर कैंडो की प्रैक्टिस कर रखी है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी तलवारबाजी की एबिलिटी को थोड़ा सा भी टक्कर दे पाऊंगी। ये सब सुन के मीबू कहती है तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं कितनी ज्यादा स्टूपिड हूँ, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया और इसी वजह से मैं खुद को इतने समय से हेट कर रही थी और मैंने इन फालतू की बातों में अपना पूरा साल बर्बाद कर दिया। और ये सब कह के वो रोने लग जाती है। तात्सुया कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ एक वेस्ट था, जैसा कि एरिका ने तुम्हें देख के बताया कि तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो और ये सब सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि तुमने अपने ऊपर काफी अच्छा काम किया है। और तात्सुया की ये सारी बातें सुनने के बाद मीबू तात्सुया को हक करके काफी ज्यादा रोने लग जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि तात्सुया सभी लोगों से कहता है कि अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ब्लांच
के सारे मेंबर्स कहाँ पे गए। मायूमी तात्सुया से कहती है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम उनसे लड़ने जा रहे हो। तात्सुया कहता है नहीं, तुमने गलत कहा, क्योंकि मैं उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने जा रहा हूँ। मारी कहती है कि ये डेंजरस हो सकता है, ये कोई स्टूडेंट के करने वाली चीज नहीं है। मायूमी भी कहती है कि हाँ, मैं भी इस चीज के अगेंस्ट में हूँ, हमें स्कूल के बाहर के मैटर्स को पुलिस को संभालने देना चाहिए। तात्सुया कहता है तो इसका मतलब क्या तुम इस मीबू को रॉबरी के अटैम्प्ट में जेल भिजवाना चाहते हो। मिस्टर जिनमोनजी कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, इसी वजह से तुम पुलिस को इस चीज में इन्वॉल्व करना नहीं चाहते। लेकिन जाने से पहले एक बात ध्यान रखना, आखिरकार वो लोग टेररिस्ट हैं और मिस मारी और मिस मायूमी कभी भी अपने स्टूडेंट्स की लाइफ को रिस्क में नहीं डालेंगे। तात्सुया कहता है हाँ, मुझे पता है, और वैसे ही मैंने स्टूडेंट काउंसिल की हेल्प नहीं मांगी। जिनमोनजी कहता है तो तुम अकेले जाने वाले हो। तभी मियुकी तात्सुया से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एरिका कहती है मैं भी आ रही हूँ, और जिनमोनजी भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। मीबू कहती है कि अगर तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। तात्सुया कहता है कि सब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, इसमें मेरी कम्युनिटी भी शामिल थी, इसी वजह से टेररिस्ट अगला टारगेट हमें बनाएंगे, और जो भी चीज मेरी या फिर मियुकी की लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करेगी मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसके बाद वो लोग उनकी लोकेशन का पता लगाते हैं। तात्सुया कहता है हमें वहाँ तक कार से जाना पड़ेगा। मिस्टर जिनमोनजी कहते हैं कि उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। मायूमी कहती है कि मिस्टर जिनमोनजी आप भी जा रहे हैं। जिनमोनजी कहता है कि 10 मास्टर क्लैन का एक प्राउड मेंबर होने की वजह से मुझे जाना चाहिए। ये सुन के मायूमी कहती है कि मैं भी चलूंगी, लेकिन मारी कहती है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने की वजह से तुम स्कूल को ऐसी सिचुएशन में छोड़ के नहीं जा सकती। मायूमी कहती है हाँ ठीक है, मैं समझ गई। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जब मिस्टर जिनमोनजी अपनी कार के पास जा रहा होता है, तभी वहाँ पे किरिहारा आता है और वो कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। जिनमोनजी कहता है कि वहाँ पे जान का खतरा हो सकता है, मुझे ये बताओ कि तुम क्यों जाना चाहते हो। किरिहारा कहता है कि मुझे हमेशा से मीबू की तलवारबाजी पसंद थी, पर कुछ समय बाद उसके इंटेंशन काफी ज्यादा बुरे हो गए, और ये बात जान के मुझे काफी बुरा लगा। जिनमोनजी कहता है तो क्या यही कारण था कि उस दिन तुम मैच के बीच में उसके ऊपर मैजिक से हमला करने वाले थे। किरिहारा कहता है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा गुस्सा था जो कि बाहर निकल गया, लेकिन अब जाके मुझे पता लगा कि उसके इंटेंशंस ऐसे नहीं थे। कुछ लोगों ने उसे करप्ट बना दिया, उसका फायदा उठाया, और जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया मैं उन टेररिस्ट को सबक सिखाना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे अपने साथ चलने दीजिए। और ये बात सुन के मिस्टर जिनमोनजी भी मान जाता है और उसे अपने साथ आने देता है, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो, और नेक्स्ट पार्ट देखने में इंटरेस्टेड हो तो भाई कमेंट करके बताओ।